नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके लिए यूपी उत्तराखंड की आज दिन भर की खबरों का दस्तावेज लेकर हाजिर हूं मैं अनु सिंह। आज हम आपको दिखाएंगे हर बड़ी खबर। आज गत 10 का दस्तावेज में बात करेंगे हर बड़ी खबर की। खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बिजनौर से खबर है, जहां शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लगने की सूचना है। आग से लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। नूरपुर थाना क्षेत्र के धामपुर चौराहे की ये घटना है। शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लग गई। दुकान में रखा हुआ लाखों का सामान जला है। काफी नुकसान इससे हुआ है। हालांकि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया है। तस्वीरें उस दौरान की देख पा रहे हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंची, जहां ये आग आसपास के क्षेत्र में ना फैले, आसपास की बिल्डिंग इसकी चपेट में ना आए, इस कोशिश में फायर ब्रिगेड लगातार जुटी रही और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। और वहीं आग की ही खबर सहारनपुर से भी मिल रही है। गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए पहुंची। आग लगने के कारणों का हालांकि पता नहीं चल सका। ये थाना कुतुबशेर के अंबाला रोड की घटना है। ये तस्वीरें सहारनपुर की, जहां गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर तुरंत पहुंची। कई गाड़ियों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग किस कारणवश लगी ये जानकारी साफ नहीं है। थाना कुतुबशेर की अंबाला रोड की ये तस्वीरें हैं, जहां गत्ता फैक्ट्री है जिसमें अचानक आग लग गई। अब बढ़ेंगे खबरों में आगे। खतौली विधानसभा उपचुनाव के लिए आरएलडी ने मदन भैया को प्रत्याशी बनाया है। मदन भैया खतौली विधानसभा उपचुनाव में आरएलडी सपा गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार होंगे। मदन भैया गुर्जर समुदाय से आते हैं और यूपी विधानसभा के लिए 4 बार विधायक चुने गए हैं। पहली बार 1991 में मदन भैया विधानसभा के लिए चुने गए थे। आपको बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव में मदन भैया लूनी सीट से चुनाव लड़े, लेकिन भाजपा के नंद किशोर गुर्जर के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा। आपको ये भी बता दें कि मदन भैया पर कई आपराधिक मामले भी चल रहे हैं। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने ताबड़तोड़ 3 जनसभाएं की। सबसे पहले जयंत चौधरी ने पीपलहेड़ा में जनसभा को संबोधित किया। यहां के मंच से जयंत चौधरी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। अपने संबोधन में जयंत चौधरी ने किसानों के मुद्दों को जोर शोर से उठाया। इसके बाद जयंत चौधरी ने तिसंग गांव और साथ ही मंसूरपुर में भी जनसभा को संबोधित किया। मैनपुरी में होने वाले उपचुनाव में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सोमवार को दोपहर 1 बजे अखिलेश यादव के साथ डिंपल यादव अपना नामांकन दाखिल करेंगी। ये जानकारी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आलोक शाक्य ने दी है। आलोक शाक्य ने बताया है कि डिंपल के नामांकन के दौरान अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव, पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव और तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहेंगे। हालांकि प्रस्तावक के तौर पर चाचा शिवपाल यादव डिंपल यादव के नामांकन में मौजूद रहेंगे या नहीं, इस सवाल को आलोक शाक्य टालते दिखाई दिए। तो कल माननीय डिंपल यादव जी 1 और 2 के बीच में मैनपुरी नामांकन करने आएंगे। नामांकन में राष्ट्रीय जी रहेंगे, प्रोफेसर राम गोपाल जी भी रहेंगे, आदरणीय धर्मेंद्र यादव भी रहेंगे, माननीय तेज प्रताप भी रहेंगे और भी लोग। चाचा शिवपाल भी आ रहे हैं नामांकन में। सूत्रों से जानकारी मिली है, प्रस्तावक हैं डिंपल यादव के। अभी ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं मिली जी, लेकिन पूरा परिवार एक है। एक होकर ही माननीय श्रीमती डिंपल यादव जी को चुनाव लड़ा। डिंपल यादव के नामांकन में प्रस्तावक कौन है? अभी शाम को हम बता देंगे कौन कौन प्रस्तावक है। क्योंकि फार्म पहले भरा जाता है, पहले इन्फॉर्मेशन आती है। नहीं, अभी उसकी जानकारी हमें नहीं मिली है। कौन प्रस्तावक बता दिया जाएगा आपको, कल पता चल जाएगा कौन कौन। रोड शो भी होगा क्या कल? नहीं, बिल्कुल साधारण तरीके से
नामांकन होगा, कोई रोड शो नहीं। हालांकि इससे पहले सैफई में अखिलेश यादव ने मैनपुरी उपचुनाव को लेकर लोगों के साथ बैठक की। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने उपचुनाव की रणनीति पर पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। अखिलेश के साथ बैठक में सपा के कई नेता मौजूद रहे। वहीं धर्मेंद्र यादव ने कहा कि पूरा परिवार एक है और मैनपुरी में उपचुनाव जीतने की बात कहने वाली भाजपा गलतफहमी में है। मैनपुरी आदरणीय नेताजी की न केवल कर्मभूमि है, सैफई गांव होने के नाते जन्मभूमि भी है, क्योंकि सैफई भी अब मैनपुरी का हिस्सा है। बल्कि ये कह सकता हूँ, इस लोकसभा के एक एक व्यक्ति के दिल में नेताजी बसते हैं और इस चुनाव में पार्टी ने फैसला लिया है आदरणीय डिम्पल जी को उम्मीदवार बनाने का। तो यहाँ मुझे उम्मीद है कि लोग नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए आदरणीय डिम्पल जी को ऐतिहासिक वोटों से जिताएंगे। उधर डिम्पल यादव के नामांकन को लेकर सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने निशाना साधा। जेपीएस राठौर ने कहा है कि समाजवादी पार्टी मैनपुरी में फंसी हुई है, अखिलेश यादव भी उलझे हुए हैं। उम्मीदवार सबकी सहमति से राय, तो एक व्यक्ति को तो है नहीं, एक व्यक्ति की पार्टी तो है नहीं, कोई पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नहीं कि एक व्यक्ति तय कर दे किसको। वहाँ एक व्यक्ति की पार्टी है, उन्होंने अपनी तय कर दिया। उनको भी कोई कार्यकर्ता नहीं मिला तो उनको जो है अपनी पत्नी ही लड़ा रहे हैं। तो इस तरीके से अपनी पत्नी का टिकट घोषित करना हो तो उनको जल्दबाजी स्वाभाविक थी, नहीं तो दूसरे लोग कार्यकर्ता कूद पड़ते। तो इसलिए उन्होंने जल्दी करके अपना वो कर दिया। लेकिन पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी उलझी हुई है, फंसी हुई है और अखिलेश भी उलझे हुए हैं और अखिलेश मैनपुरी से निकल नहीं पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी रचना कर ली है। फिरोजाबाद में सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने एक बड़ा बयान दिया है। ओपी राजभर ने कहा है कि बहुत कोशिश करके अखिलेश और शिवपाल यादव को साथ लेकर आए, लेकिन अखिलेश यादव नहीं चाहते कि सैफई परिवार एक हो। ओपी राजभर ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव शिवपाल यादव को अपने साथ नहीं रख पाए। साथ ही सुभाषपा प्रमुख ने दावा किया है कि निकाय चुनाव में उनकी पार्टी अपने दम पर पूरे चुनाव लड़ेगी। देखिए, मैं जब था दोनों लोगों के करीब तो दोनों लोगों को एक जगह ले आने के लिए बड़ी कोशिश करके एक जगह ले आए, लेकिन अखिलेश जी अपने साथ नहीं रख पाए और वो नहीं चाहते हैं कि परिवार एक रहे। उन्हीं के परिवार से अपर्णा अलग हुई, उन्हीं के परिवार से शिवपाल जी अलग हुए। तो जिस परिवार में एकता नहीं है तो वहाँ तो नुकसान तो होना तय। बढ़ेंगे खबरों में आगे। पीएम मोदी को धन्यवाद देने के लिए बरेली में नेहरू युवा केंद्र पर राष्ट्रीय मुस्लिम पसमानदा महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में हजारों पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। सम्मेलन के जरिए पसमानदा मुस्लिमों को बताया गया कि केंद्र और राज्य सरकार पिछड़े मुसलमानों के हितों के लिए काम कर रही है। इस सम्मेलन के मंच से भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े नेताओं और यूपी सरकार के मंत्रियों ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। बड़ी भारी तादाद में, हजारों की संख्या में पसमानदा समाज के लोग यहाँ एकत्र आए। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, मुसलमानों को टिकट पहले भी दिए हैं और आगे भी देने का काम किया जाएगा। और इस बीच मैनपुरी के उपचुनाव को लेकर एक बयान आया है। उन्नाव से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान है। कहा है केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलते ही प्रत्याशी का ऐलान कर दिया जाएगा। मैनपुरी उपचुनाव की कार्यकर्ता भी तैयारी कर रहे हैं, ब्रजेश पाठक ने कहा। साथ ही कहा कि मैनपुरी में प्रचंड बहुमत से भाजपा जीतेगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का यह बयान। एक कार्यक्रम में वे उन्नाव में पहुंचे थे। यहां कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व से जैसे ही हरी झंडी मिलेगी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कमल चुनाव लड़ रहा है। हमारे कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और शीघ्र ही आपको प्रत्याशी घोषित हम करेंगे जैसे केंद्रीय नेतृत्व हरी झंडी देगा और भारतीय जनता पार्टी वहां प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगा। और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर। कल ध्वस्त होगी जयदान बिल्डर की बिल्डिंग। 6 मंजिला इमारत को ध्वस्त करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। एलडीए के अपार्टमेंट ढहाने के लिए मुंबई से एक्सपर्ट बुलाए गए हैं, जहां 15 दिन में पूरा अपार्टमेंट ध्वस्त कर देगी एक्सपर्ट्स की टीम। शनिवार रात पुलिस ने अपार्टमेंट में 6 फ्लैट खाली भी कराए थे। ये बड़ी खबर लखनऊ से, जहां कल ध्वस्त होगी जयदान बिल्डर की बिल्डिंग। 6 मंजिला इमारत है जिसे ध्वस्त करने की पूरी प्रक्रिया कर ली गई है। अब एलडीए के
अपार्टमेंट ढहाने के लिए मुंबई से कुछ एक्सपर्ट्स भी बुलाए गए हैं और 15 दिनों में ये पूरा अपार्टमेंट ध्वस्त कर दिया जाएगा इस एक्सपर्ट टीम के द्वारा। शनिवार रात को ही पुलिस ने अपार्टमेंट में 6 फ्लैट्स खाली करा लिए थे और अब इसे ढहाने की तैयारी है। कल ध्वस्त होगी ये बिल्डिंग। 6 मंजिला इमारत है जिसे ध्वस्त करने की तैयारी पूरी कर ली गई है और कल इसकी शुरुआत हो जाएगी। 15 दिन का ये काम रहेगा। 15 दिन में पूरा अपार्टमेंट ध्वस्त किया जाएगा इस मुंबई से बुलाई गई खास टीम के द्वारा। बता दें कि शनिवार रात को ही पुलिस ने अपार्टमेंट में 6 फ्लैट्स खाली करा लिए थे। कल ये बिल्डिंग गिराई जाएगी? नहीं कल नहीं गिराई जाएगी। बुलाई गई है तो नोटिस क्या दिया आपने? नहीं गिराई जाएगी। यही है तो बताइए सर, ये बात करने आए थे। इधर और अब एक बड़ी खबर आपको दे दें। कल पिथौरागढ़ के जौलजीबी के दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। दोपहर 1:35 पर जौलजीबी मेला ग्राउंड पहुंचेंगे सीएम, जहां वे मेले का शुभारंभ करेंगे। इस वक्त की अहम खबर, कल पिथौरागढ़ के जौलजीबी के दौरे पर सीएम धामी रहेंगे। यहां वे 1:35 पर दोपहर के समय मेला ग्राउंड पहुंचेंगे और मेले का शुभारंभ करेंगे। जौलजीबी मेले का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया जाएगा। कल पिथौरागढ़ के जौलजीबी के दौरे पर सीएम धामी रहने वाले हैं। बढ़ेंगे आगे। मुख्तार के ससुर जमशेद रजा को ईडी का समन, जहां बेटे और साले की गिरफ्तारी के बाद अब ससुर को भी समन दिया गया है। ईडी ने जमशेद रजा को पूछताछ के लिए बुलाया है, जहां जमशेद रजा का बयान इसी महीने दर्ज किया जाएगा। बता दें कि जमशेद रजा की कंपनी आगाज कंस्ट्रक्शन पर शिकंजा कसा जा रहा है। ईडी ने कुछ और लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। जमशेद रजा के पार्टनर शादाब को भी ईडी का समन मिला है, तो मुख्तार की फैमिली पर भी अब शिकंजा कसता जा रहा है, जहां परिवार के और बाकी लोगों को भी ईडी की तरफ से समन दिया गया है। मुख्तार के ससुर हैं जमशेद रजा, इन्हें ईडी ने समन दिया है। साथ ही बेटे और साले की गिरफ्तारी के बाद अब ससुर को भी समन मिल चुका है। ईडी ने जमशेद रजा को पूछताछ के लिए बुलाया है। बता दें कि जमशेद रजा का बयान इसी महीने दर्ज होगा। बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ईडी की टीम ने पहले ही मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी और साले सरजील रजा को गिरफ्तार कर अपनी कस्टडी में रखा हुआ है और अब ये जानकारी मिल रही है कि ईडी की टीम ने मुख्तार अंसारी के ससुर जमशेद रजा को भी समन जारी किया है। समन जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया गया है। जमशेद रजा जो कि मुख्तार अंसारी के ससुर हैं, उन्हें प्रयागराज में ईडी के इसी दफ्तर में अपना बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि जमशेद रजा नवंबर महीने में ही किसी दिन यहाँ पर आएंगे, आकर अपना बयान दर्ज कराएंगे। दरअसल ईडी की टीम को इस बात का शक है कि मुख्तार अंसारी के ससुर जमशेद रजा और साले सरजील रजा समेत ससुराल पक्ष के लोगों की आगाज कंस्ट्रक्शन नाम से जो कंपनी है वो मुख्तार अंसारी की ही बेनामी संपत्ति है। इसमें सिर्फ नाम के लिए ससुराल पक्ष के लोगों को जोड़ा गया है, जबकि पैसा और दिमाग मुख्तार अंसारी और उसके बेटों का ही लगा हुआ है। यही वजह है कि ईडी की टीम अब आगाज कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए सभी लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। बेटे सरजील रजा को, जो मुख्तार अंसारी के साले सरजील रजा को ईडी की टीम पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अब ससुर जमशेद रजा को ईडी ने समन जारी किया है। इसके साथ साथ आगाज कंस्ट्रक्शन के जो पार्टनर्स हैं उन्हें भी समन जारी किया जा रहा है, उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। और अब बात करेंगे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की, जहां हरिद्वार से कल से शुरू होगी भारत जोड़ो यात्रा। इसे लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने क्या कुछ कहा है, सुन बातें। रावत जी, आप भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक यात्रा निकालने जा रहे हैं, क्या यात्रा का नाम होगा और कब से शुरुआत होगी? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा 20 तारीख को हम जो देहरादून हरिद्वार चैप्टर है वो प्रारंभ कर रहे हैं और पार्टी के
सभी लोगों से मैंने प्रार्थना की है कि उस यात्रा में जुटे, और मैं भी इस महीने के आखिर में 4 दिन जो है यात्रा उदलहेड़ी से प्रारंभ करूँगा, पद यात्रा प्रारंभ करूँगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि हो सकता है 1-2 दिन और वो करें, और उनमें हम भारत जोड़ो भी नाम है और हरिद्वार जिंदाबाद, इसलिए हरिद्वार के जो स्थानीय समस्याएं हैं उनको भी उठाया जा सके। जैसे यहाँ आंतरिक सड़कें खराब हुए हैं, गन्ने का मूल्य नहीं मिल पा रहा है लोगों को, यहाँ पर रुड़की विकास प्राधिकरण से 10 तरीके की शिकायतें लोगों के हैं, जो हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण है। वहीं गैरसैंण में विधानसभा का सत्र कराने को लेकर भी हरीश रावत ने बयान दिया है, सुनिए। 2 साल से गैरसैंण में आप सत्र नहीं कर रहे हो, भाग रहे हो, और जबकि गैरसैंण राजधानी बने इसके लिए विधानसभा में आप प्रस्ताव लेकर के आए हो। एक तरफ आप घोषणा कर रहे हो कि हमने उसको राजधानी बना दिया, ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया है, और दूसरी तरफ आप एक चपरासी भी वहाँ नियुक्त नहीं कर रहे हो। तो ये भाजपा का जो गैरसैंण को लेकर के दुमुहापन है, इसको मैंने एक्सपोज किया है। धामी सरकार करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कह रही है, लेकिन भाजपा के ही 2 पूर्व सीएम का कहना है कि पहाड़ पर करप्शन खत्म ही कहां हुआ है। ऐसे में विपक्ष भाजपा सरकार पर हमलावर है। भ्रष्टाचार ये अंदर से खोखला कर देता है। अगर भ्रष्टाचार इस तरह से होगा तो राज्य को आगे दिक्कत आएगी। 4.5 साल त्रिवेंद्र सिंह जी 4.25 साल मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं भ्रष्टाचार पर चोट की? पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान उनकी ही सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहा है। त्रिवेंद्र रावत उत्तराखंड में करप्शन की बात कह रहे हैं। उनका कहना है अगर करप्शन नहीं रुका तो नतीजा ठीक नहीं होगा। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि भ्रष्टाचार ये अंदर से खोखला कर देता है, और ये उत्तराखंड जैसे नवोदित राज्य के लिए, जिसके अभी आर्थिक संसाधन बहुत सीमित हैं, जितना हम राजस्व प्राप्त करते हैं लगभग उतना या उससे थोड़ा अधिक हम वेतन पर दे रहे हैं। तो आखिर अगर भ्रष्टाचार इस तरह से होगा तो राज्य को आगे दिक्कत आएगी। मगर त्रिवेंद्र के बयान के बाद कांग्रेस भाजपा सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस सवाल कर रही है कि जब सरकार भाजपा की है तो फिर करप्शन पर एक्शन लेने में किस बात का डर है? ऐसा लगता है उत्तराखंड भाजपा नेताओं को सियासी तकरार के लिए विपक्ष की जरूरत नहीं रह गई है, और खास तौर पर जब से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के एडवाइजर रहे KS पंवार के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में विधायक उमेश कुमार की शिकायत पर CID जांच बैठाई है, तब से भाजपा के नेताओं के जो कोल्ड वॉर थी ये ओपन वॉर हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की भी एंट्री होती है, और वो साफ साफ कहते हैं कि जितना कमीशन खोरी उत्तराखंड में है उतनी कहीं नहीं है, और उत्तर प्रदेश से जब हम अलग हुए थे जितनी कमीशन खोरी उस समय थी उसमें कमी नहीं आई, इजाफा ही हुआ है, जो देवभूमि के लिए एक बहुत ही खतरनाक संकेत है। कांग्रेस त्रिवेंद्र से भी ये सवाल कर रही है। वो खुद भी तो 4.5 साल तक सीएम रहे, इसलिए उन्होंने करप्शन क्यों नहीं कम किया? बात कह रहे हैं आज सत्ता से हट गए इसलिए कह रहे हैं। दूसरी बात है कि सरकार किसकी है और वो किस पार्टी के नेता हो? कांग्रेस के नेता तो है नहीं। क्यों नहीं भ्रष्टाचार को समाप्त कर रहे हैं? 4.5 साल त्रिवेंद्र सिंह जी 4.25 साल मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं भ्रष्टाचार पर चोट की? और पनपाते रहे भ्रष्टाचार को, और पनपाते रहे। आज कम से कम मैं तो इसलिए बधाई दे रहा हूँ कि वो हिम्मत कर रहे हैं, बोल रहे हैं भ्रष्टाचार है, और उन्हें स्वीकार किया कि मेरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार था, मैं भी असफल रहा हूँ, और आज की सरकार में भ्रष्टाचार है। इस बात को कम से कम भाजपा का नेतृत्व तो स्वीकार कर रहा है। मामला यही नहीं थमा। सांसद तीरथ सिंह रावत ने भी कमीशन खोरी की बात कहकर अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। तो वहीं तीरथ रावत ये भी कह गए कि जिस तेजी से उत्तराखंड का विकास होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं। राज्य को बनाने के लिए उत्तराखंड की जनता ने बड़ा संघर्ष किया है, बड़ा आंदोलन किया। न जाने कितनी माता बहनों ने, नौजवानों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। इवन की माताएं
बहनें द्रांति लेकर सड़कों पे उतरी थी, कर्मचारी ताला लगा करके नौकरी की चिंता न करते हुए सड़कों पे आया था। लेकिन जो सपना था वो सपने को साकार करने के लिए उनसे दो हम लोग प्रयासरत है, हमारी सरकार लगातार लगी हुई है। मेरा इतना ज़रूर है कि जिस तेज़ी के साथ में होना चाहिए था और कानून व्यवस्था और अन्य अन्य जो भी है भ्रष्टाचार अंकुश लगना, यह जब से उत्तराखंड बना तभी से ही होना चाहिए था, लेकिन वो बीच के काल में जो नहीं हो पाया। धामी सरकार करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने की बात कह रही है, मगर भाजपा के ही 2 पूर्व सीएम के बयान मौजूदा सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। तो अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यहाँ की सरकार और संगठन में बैठे हुए या पूर्व मुख्यमंत्रियों के बीच जो ये सब चीज़ें चल रही हैं, जो पार्टी की किरकिरी भी करा रही हैं, जिसका कांग्रेस बहुत किनारे पर बैठकर मजा ले रही है, उसको थामने में कामयाब होता है या नहीं। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।